हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड प्रेप। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द न्यू चैप्टर एंड दिस इज़ व्हाट दी वाटर रिसोर्सेज। ईजीएस्ट चैप्टर है। वाटर रिसोर्सेज दैट मीन्स कि वाटर एज अ रिसोर्सेज हम देखते हैं, यूज़ करते हैं एंड वाटर इज़ इम्पॉर्टेंस। हमें मेनली इसको आज की डेट में दो इट इज़ अ रेन्यूएबल वन बट स्टिल हमें इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। एज वी ऑल नो, जो वाटर है एक बहुत ज़्यादा असेंशियल पार्ट प्ले करता है इन आर डेली डे टू डे लाइफ, whether we are living in a urban area or in a rural area, but when it comes to the thing water, तो पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है फॉर एवरी सिंगल यूज़ ऑफ आर डेली लाइफ, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रखते हैं वो है वाटर। तो मेनली हम अगर देखें कि वाटर को एज एन असेंशियल रिसोर्स हम क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हमको सबसे पहले पता है, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो हेयर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। मतलब अगर हम ये बात करें कि वाई वी नीड टू कंजर्व दी वाटर, अभी आप बोल रहे हो कि वाटर एक एसेंशियल पार्ट है, वाटर हर जगह यूज़ में है। अभी हमने ये भी देख लिया कि 3/4 ऑफ द अर्थ क्रस्ट, पूरा जो अर्थ का सरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आधे से ज़्यादा वाटर से कंस्टिट्यूटेड है। तो फिर आज हमें इसे कंजर्व करने की ज़रूरत भी क्यों पड़ती है। चलो ये तो देख लिया हमने कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट फॉर आर सर्वाइवल, अगर हम सर्वाइवल के पार्ट से बात कर रहे हैं, ओनली अ स्मॉल पर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज़। मतलब अगर हम पूरे अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर 3/4 ऑफ द पार्ट इज़ कवर्ड विथ वाटर, देन जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ जो ये पार्ट बच रहा है, दिस इज़ ओनली वी आर गोइंग टू use it, we are going to get this part of water only for our usage. रेस्ट जो 3/4 ऑफ द वाटर है वो ओशियनिक वाटर है एंड वी ऑल नो जो ओशियन वाटर होता है वो हमेशा सॉल्टी होता है, ठीक है। सो हेयर अगर हम कंजम्पशन के पार्ट से बात कर रहे हैं तो ओनली अ फ्यू % ऑफ इट इज़ ओनली देयर, वी आर गोइंग टू यूज़ इट। 96.5% of the total volume of world's water is estimated to exist as oceans and only 2.5% as the fresh water, ठीक है। Nearly 70% of this fresh water occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, which is in Greenland. अब जो ये फ्रेश वाटर है वो मेनली हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कंटिन्यूली बीइंग रेन्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यूसेज ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो जो फ्रेश वाटर है वो सबसे ज़्यादा हमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस है हमारी वहाँ से मिलता है एंड वही वाटर बार बार क्या होता है, रेन्यूड होता रहता है, ठीक है। India receives nearly 4% of the global precipitation. अगर हम पूरे वर्ल्ड में if we are going to talk about India, तो in India we are receiving only 4% of the global precipitation, and which in the terms of ranking in the whole world comes under the 133 in terms of water availability per person per annum, ठीक है। तो इस वजह से वाटर का जो यूसेज है एक असेंशियल पार्ट क्यों कहलाता है, दीज आर ऑल दी रीजंस। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। ये तो हमने देख लिया कि एसेंशियल पार्ट है, कितना ओशन में है, कितना हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इंडिया कौन से नंबर पे आ रही है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़, लेकिन इतना पानी होने के बाद भी वाटर की स्कैरसिटी बनी हुई है, क्यों है, व्हाट आर दी रीजंस। सबसे पहले जो वाटर स्कैरसिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द कॉजिंग ऑफ द वाटर रिसोर्सेज या स्कैरसिटी हम बोलें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, excessive use and unequal access to water among different social groups. This is one of the reason.
नेक्स्ट आता है एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट. It to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas and dry season culture. So these are some of the reasons of the water scarcity. पहली चीज़ क्या हो गई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अनइक्वल वाटर. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो रहते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में वाटर रिसोर्सेज का ऑलरेडी वी हैव सीन दी चैप्टर, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में देखेंगे क्योंकि अब हम 10th क्लास में. तो यहाँ पर हमने किस तरीके से देखा कि उस समय पे जब हम प्रीवियस क्लासेस की बात करें, आई नो याद तो होगा नहीं बट चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं. चेन्नई में 2-3 जगह ऐसी हैं जो डिवाइडेड है डिफरेंट सोशल ग्रुप. नॉट एग्जैक्टली इन चेन्नई, वी कैन से ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में ये जो डिवीजन है वो डिवाइडेड होता है. सम बिलोंग्स टू द स्लम एरिया, सम बिलोंग्स टू द नॉर्मल एरियाज एंड अदर बिलोंग टू द रिच, जहाँ पर वो बंगलोज और फ्लैट्स इन सब में रहना ये पसंद करते हैं. तो वहाँ की नीड और यहाँ की नीड है तो बराबर ही, बिकॉज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस विद दी वाटर ओनली. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हायर अथॉरिटी, जो हाई क्लास पीपल हैं, दे आर हैविंग एन नंबर ऑफ थिंग्स टू स्टोर देयर वाटर. इफ दे विल नॉट स्टोर ऑल्सो, स्टिल दे विल बी हैविंग सम और द अदर वेज टू यूज इट. ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी सी द स्लम एरियाज, अगर हम पूरे के पूरे स्लम एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे 2 दिन 3 दिन हो सकता है 4 दिन के गैप में पानी आए. तो वन और दी अदर पार्ट, अगर हम पूरे उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो सोशल ग्रुप है इज़ गेटिंग each and every single form of facility whatever they wanted. On the other hand जो slum areas हैं वहाँ पर वो situation बिल्कुल भी different है. That's why it is said कि among the different social groups excessive and unequal access of different social groups. ठीक है. दूसरा हमने क्या देखा, ओवर पॉपुलेशन. जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन है तो एक्सेसिव यूज ऑफ एवरी सिंगल थिंग, नॉट रिलेटेड एग्जैक्टली विद द वाटर ओनली बट स्टिल एवरी सिंगल थिंग यहाँ पर ओवरली होगी. क्यों? क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उससे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है. जब एक्सेस में कोई चीज़ जा रही है तो यूसेज भी उसका एक्सेस में ही होगा. वही डिवीजन होगा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, किसी को खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर फिर हायर ग्रेन प्रोडक्शन है क्योंकि इसका डिपेंडेंसी किस पे है, ओवर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा. ठीक है. तो दिस थिंग्स, इसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है हर तरीके का related to the food grains, water और every single thing whatever जो हमारी डिपेंडेंसी जिस पे सबसे ज़्यादा है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है. एक्सपैंड इरिगेशन होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स भी ज़्यादा होगी. सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस ऑफ वाटर स्केर्सिटी. नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. अब जहाँ से हमें सरफेस वाटर से पीने का पानी, जो हमारा नॉर्मल डेली यूसेज का वाटर है, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग, यहाँ पे उसका यूसेज भी, जो सरफेस वाटर ग्राउंड का यूसेज भी बहुत, अंडरग्राउंड वाटर का भी सबसे ज़्यादा है. जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल एक टाइम पे इस लेवल पे हुआ करता था बिल्कुल भी डिक्रीज़ हो चुका है, पूरी की पूरी तरीके से डिक्रीमेंट की तरफ जाते जा रहा है. Led to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and food safety or security for the people. The ever increasing number of industry has made matter worse. अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट भी हो रहा है. अब इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो रही हैं तो उनको भी हर तरीके से वाटर की ज़रूरत है. स्पेसिफिकली हम वाटर क्यों करें, क्योंकि हमारा चैप्टर ही वाटर रिसोर्सेज है. तो यहाँ पर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो रही हैं तो जो उसके वेस्ट होते हैं वो भी कहाँ जाते हैं, रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स में ही जाते हैं. फ्लूइड होती हैं, जो भी होती हैं उनकी जो वेस्ट होते हैं वो भी उसी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से दैट वाटर गेट्स कंटामिनेटेड और वो पीने लायक नहीं होता है. ठीक है. Industries apart from being heavy users of water also require power to run them. Much of this energy comes from hydroelectric power. अब energy की बात आ रही है तो यहाँ पर water का usage for generating electricity also it is available. Today in India, hydroelectric power contributes approximately 22% of the
टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा कंजम्पशन में है कि पूरे के पूरे अगर हम पूरा टोटल परसेंट वाइज देखें तो 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। Multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have not only added to the water and energy requirements but have further aggravated the problem. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है, अर्बन सेंटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो अर्बन जो पार्ट है, अर्बन लिविंग जो वाला पार्ट है वो भी सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जहाँ सेट होंगी उसके आसपास के जो एरिया होता है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है या डेवलप्ड हो चुका होता है। तो इसकी वजह से डेवलपमेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रॉपर मिलेगी, वाटर फैसिलिटीज़ प्रॉपर होगी, फूड फैसिलिटी प्रॉपर होगी, पॉपुलेशन भी अकॉर्डिंगली जो भी उम्मीद से ज़्यादा ही होगी। दैट्स वाई जो अर्बन सेंटर्स हैं वो जैसे जैसे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। Water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffers from water scarcity. This scarcity may be due to the bad quality of water. अब कहीं ना कहीं water है available, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भी वो availability of water उस particular area में है, that particular thing is contaminated. जहाँ वो contaminated है मतलब हम उसका usage नहीं कर सकते हैं for mainly the drinking purpose. Next, if there is an ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by the domestic and industrial waste or chemical waste, pesticides, fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for the human use. मतलब इंडस्ट्री का पॉल्यूशन जहाँ पर निकल के आ रहा है वो वन ऑफ द सोर्सेज इज़ वाटर ओनली, जो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं, तो वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो इन पानी को यूज़ करते हैं फॉर देयर ड्रिंकिंग पर्पस ऑल्सो एंड फॉर द यूसेज, जो कॉमन यूसेज के लिए होता है। लेकिन व्हेन दिस वाटर गेट्स कंटामिनेटेड तो वो यूसेज के काम भी नहीं होता है, बट दे आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन, तो उनको कहीं ना कहीं वो वाटर यूज़ ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से एन एम्पल नंबर ऑफ डिसीजेज जो होते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेस वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर और एक चीज़ है इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज़ द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब ये मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आज के नहीं हैं, ये फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स अगर हम बात करें जब राजा महाराजा हुआ करते थे ये तब से हुए हैं, लेकिन उस समय पे भी डेवलपमेंट था, ऐसी बात नहीं थी। उस समय का डेवलपमेंट ऐसा था कि जहाँ पर आज की डेट में 80% ऑफ द पीपल स्टिल आर द लिटरेट वन, एट दैट टाइम ओनली हार्डली 20 और 30% पीपल वर देयर जो लिटरेट हुआ करते थे। अब उस टाइम का अगर हम लिटरेसी के उससे देखें तो कोई भी रिलेशन नहीं है। आज लिटरेट होने के बाद इतना ज़्यादा ओवर कंजम्पशन है, वहाँ उस टाइम पे लोग इतने लिटरेट नहीं होते थे, बट स्टिल जो प्रॉपर चैनल्स बना के रखे थे वो आज की डेट में भी देखने लायक होते हैं। तो अगर आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की हम बात करें तो वो ये बताता है दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams, ठीक है। तो ये जो डैम्स हैं जो हमने देखे होंगे, बड़े बड़े डैम्स होते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, ऑल्सो फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो डैम्स हैं ये तो आज के बने हैं, लेकिन अभी भी ऐसे डैम्स हैं जो राजा महाराजा जब राज करते थे, व्हेन दे यूज्ड टू रूल द कंट्री, वो डैम्स तब के बने हुए हैं, ठीक है। बिल्ट ऑफ स्टोन रबल, रिजर्वियर्स और लेक्स, एम्बार्कमेंट्स एंड कैनाल्स फॉर द इरिगेशन। Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. डैम्स वर, अब जो डैम्स हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि डैम्स क्या होते हैं, व्हाट आर डैम्स। तो डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर दैट could be used later to irrigate agricultural fields. तो उस टाइम पे डैम्स इसलिए बनाए जाते थे मेनली कि जब पानी नहीं है या बरसात नहीं है तो उस वाटर को स्टोर करके रखा हुआ है, सो दैट इरिगेशन पर्पस से जो भी पानी लगेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं।
Today dams are built not just for the irrigation but electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. At that time, एंशियंटली अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे डैम्स का जो यूसेज होता था और आज जो यूसेज है डैम्स का वो सम वॉट इज़ वेरी मच डिफरेंट. एट दैट टाइम ओनली मेन पर्पस उस टाइम पे क्या होता था, टू मेक इट फॉर द इरीगेशन. नाउ विद द चेंजिंग सिनेरियोज आज जो डैम्स हैं उनका इरीगेशन के साथ साथ दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिक्रिएशन पर्पज से, एंड इनलैंड नेविगेशन हो गया, फिश ब्रीडिंग हो गई, इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया, फ्लड को कैसे कंट्रोल करने के लिए जो डैम्स बनाए गए हैं इन सब के यूसेज के लिए डैम्स को बिल्ड कराया जाता है. Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects where the many uses of the impound water are integrated with one another. तो आज की डेट में अगर हम डैम्स को बोलेंगे कि वो क्या है तो ये एक ऐसा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है लाइक दी जो हमने अभी वो किए, अभी हमने पढ़े कि किस तरीके से वो जो डैम्स है उसका यूसेज आज की डेट में होता है. For example, in the Satluj Beas River Basin, the Bhakra Nangal project is being used for both hydel power production and also for the irrigation. तो एक एग्जाम्पल हमने देख लिया जो सतलज ब्यास रिवर है उसमें भाखरा नंगल डैम बनाया गया है जो उसका मेन यूज़ क्या है, दैट इज़ ऑल्सो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ ऑल्सो मेकिंग द यूज़ फॉर द इरीगेशन एज वेल. ठीक है. Similarly, the Hirakund project in the Mahanadi basin integrates conservation of water with flood control. अब यहाँ पे जो हीराकुंद प्रोजेक्ट चलाया गया उसमें महानदी बेसिन में मेन चीज़ क्या है कि वो वाटर का कंजर्वेशन कर सके जो मेनली फ्लड के दौरान जो पानी बहाव जिसका ज़्यादा बढ़ जाता है. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed that the dams are the temples of modern India. तो जवाहरलाल नेहरू ने एक saying में कहा था that become so much of famous कि जो डैम्स हैं वो temple of modern India कहलाएंगे. The reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. ठीक है. In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. अब यहाँ पर हमने इतनी सारी चीज़ें तो देख ली कि डैम्स इसलिए यूज़ करे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, वाटर रिसोर्सेज के लिए है, इरीगेशन के लिए है, फन के लिए है, रिक्रिएशन के लिए है, फ्लडिंग से बचाने के लिए है. लेकिन यहाँ तक तो डैम्स हमें बहुत अच्छे लग रहे थे, हाँ भाई डैम्स बहुत बढ़िया हैं. लेकिन कुछ सालों से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए जो रिवर्स होती हैं उनको क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं, डैम्स बना देते हैं कि जिसकी वजह से जो एक टाइम पे डैम्स अभी तक हमने देखा कि हाँ इसलिए है इसलिए उसकी वजह से जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं वो ज़्यादा क्या हो रही हैं, नुकसान में आ रही हैं. दैट्स वाई जो डैम्स हैं अब क्या हो रहे हैं, हैव कम अंडर द अपोजिशन for the variety of reason. And what are these reasons? Now see, regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poor habitat for the river's aquatic life. पहली चीज़ रिवर्स बनाई गई हैं तो यहाँ पर जो डैमिंग ऑफ रिवर्स करे गए हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स, पुअर सेडिमेंट्स फ्लो लेके आते हैं एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर. ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या रिजल्ट करता है, रॉकियर बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है एंड जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ की वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है. Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate.
Multi-purpose projects and large dams have also been the cause of many social movements like the Narmada Bachao Andolan and the Tehri Dam Andolan etc. So जब ये डैम्स हमें लग रहा है कि बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉपरली साइमल्टेनियसली सारी चीज़ों का काम हो रहा है, वहीं ऑन दी अदर हैंड इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी हैं. लाइक ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए. फॉर एग्जांपल वी हैव सीन द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड ऑल्सो द तहरी डैम आंदोलन. ठीक है. Resistance to these projects has primarily been due to the large scale displacement of the local communities. अब जहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं ऑलरेडी वहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो जब जब डैम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो एक्चुअली इन रिवर्स से कनेक्टेड होती हैं फॉर देयर सर्वाइवल, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको भी आती है विद दी वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. Local people often had to give up their land, livelihood and their meagre access and control over resources of the greater goods of the nation. तो जहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट होने लगेगा तो जो आसपास की सराउंडिंग है विच आर इजीली डिपेंडेंट ऑन देयर फार्म हो गया या जो भी उन्होंने अपना हाउस होल्ड तरीके से जो भी काम कर रहे हैं उस तरीके से सेट किया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो भी डिस्टर्ब होते हैं. इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स with farmers shifting to water intensive and the commercial crops. जहाँ पर पहले स्लैश एंड बर्न हुआ करता था क्योंकि लोग कमर्शियली नहीं काम करते थे, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. तो जो फार्मर्स हैं अब किसकी तरफ भी जा रहे हैं, उनके जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, जो इरिगेशन करने का तरीका था वो शिफ्ट होके कमर्शियली हो रहा है. व्हेन इट कम्स टू दी कमर्शियल पॉइंट, तो यहाँ पे मेनली उनका पर्पस क्या है, अर्न करना है. दैट मीन्स वाटर लेवल हो गया, फिर हर जगह बोरिंग्स लगाएंगे, बोरवेल्स लगाएंगे, इरिगेशन को कन्वर्ट करेंगे. पहले जिस तरीके से होता था अब सारा काम मशीन्स के थ्रू होता है, जिसकी वजह से अब उनका जो यू कैन से रुख है वो पूरी की पूरी तरीके से बदल रहा है. This has great ecological consequences like salination of the soil, क्योंकि वो सॉइल एक टाइम पे उतना ही पार्ट को रेजिस्ट कर सकती है, लेकिन बार बार सॉइल का यूसेज हो रहा है तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है. ठीक है. As we can see, the dams did create conflicts between people wanting different uses and benefits from the same water resources. For example, अगर हम गुजरात की बात करें, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to the water supply in urban areas, particularly during the drought. So गुजरात में साबरमती बेसिन में क्या किया था फार्मर्स ने, जहाँ पर ड्रॉट उस समय पे आया था तो जो गवर्नमेंट का मेन कंसर्न था वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज़ की तरफ था कि उनको पानी मिलना चाहिए. तो यहाँ पे फार्मर्स ने राइट्स तक आ गए थे वो कि क्यों, जब ड्रॉट है तो वी आर ऑल इक्वल, तो वाई नॉट टू गिव द वाटर टू अस ऑल्सो रादर देन यू आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द अर्बन पीपल. Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and benefits of the multi-purpose projects. Now, अब हम देखेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. तो हमने देख लिया किस तरीके से हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं. बाय बिल्डिंग दी मोर एंड मोर डैम्स, जिसकी वजह से लोकल कम्युनिटीज़ एंड ऑल अदर जो एक्वेटिक लाइफ तक भी इतनी डिसबैलेंस हो जाती है. सो व्हाट आर दी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. पहली चीज़, अपोजिशन क्यों है, बिकॉज रेगुलेटिंग एंड डैमिंग रिवर्स लीड्स टू, ये क्या क्या लीड करती है. पहली चीज़, स्लोइंग नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स. जो नेचुरल फ्लो, जो रिवर्स का फ्लो होता है, डैम्स हो गया तो उसका जो फ्लो है वो धीरे से एकदम स्लो कर देगा. नेक्स्ट, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर लीडिंग टू रॉकियर स्टीम बेड्स. ठीक है. पुअर हैबिटेट फॉर द एक्वेटिक लाइफ. Next, fragmenting rivers making it difficult for the aquatic fauna to migrate. Whatever points we have discussed अभी थोड़ी देर पहले, वो पूरा का पूरा एक पॉइंट्स का समअपेशन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स, तो हम इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं. ईजी टू मेक ऑल्सो है एंड मोर ओवर जो एग्जामिनर है उसको अंडरस्टैंडिंग पार्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. Submerging especially in food plains the land and soil and leading to degradation and also the decomposition. So these are some of the negative effects which we have discussed. If answer part में देखिए, अगर 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप इसको easily इस फॉर्म में लिख सकते हो. Now,
अनदर फॉर्म इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हमने डैम्स पढ़ लिए, जो डैम्स हैं वो आज के नहीं हैं, वो सदियों के चले आ रहे हैं। ऐसे ही रिवर वाटर हार्वेस्टिंग भी आज की नहीं है। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, इंडिया की ही अगर हम बात करें तो दे आर हैविंग द लीस्ट वाटर सप्लाई, मतलब फ्रॉम द रेन्स पार्ट में भी अगर हम देखें, जो नेचुरल वे में हैं, जो रेन्स आती हैं उनकी पार्ट से भी वो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं आज की डेट में भी इंडिया में जो वाटर्स उनको नहीं मिलता है। तो फ्रॉम हैंडलिंग, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूसेज करते हैं। द वर्ड इज ओनली डिस्क्राइबिंग द मीनिंग, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो रेन वाटर है उसको किस तरीके से हार्वेस्ट यानी बचा के रखना है, वो प्रोसेस होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rainfall regimens and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater or river water and flood water in keeping with the local ecological conditions and their water needs. तो जो पीपल हैं, जो पहले से लोग चले आ रहे हैं, उनको आज नहीं सदियों से ये नॉलेज है कि किस तरीके से जब पानी गिर रहा है तो हमें उसका प्रिजर्वेशन करना है, चाहे वो पानी हो ग्राउंड वाटर, चाहे वो कोई रिवर का पानी हो, कोई फ्लड वाटर हो, या कोई भी ऐसा पानी हो जिसमें हमको ये वाटर को सिर्फ और सिर्फ उनका मेन मोटिव है कि प्रिजर्व करके रखना है। In hill and mountainous regions, people built diversion channels. अब मेनली अगर हम सिर्फ और सिर्फ हिल्स और माउंटेन रीजन की बात करें तो जो लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे डाइवर्जन चैनल्स बना देते हैं, जिसको या तो गुल्स बोला जाता है या तो कुल्स बोला जाता है, ऑफ दी वेस्टर्न हिमालयाज। मेनली ये जो पानी होता है ये किसके लिए हो रहा है, फॉर दी एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। Rooftop rainwater harvesting is another form of water harvesting, was commonly practiced to store drinking water, particularly in the parts of Rajasthan. हमने हिली रीजन्स के देखा, अब हम जो देख रहे हैं वो कौन है, राजस्थान के लोग हैं जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रिजर्व करके रखते हैं। मेनली दैट वाटर इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। In the flood plains of Bengal, people developed inundation channels to irrigate fields. अब बंगाल साइड में सबसे ज़्यादा फ्लड आता है तो वहाँ पे भी लोगों ने उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, चैनल्स बना देते हैं जिसकी वजह से जो पानी आए वो हम तक ना पहुँचे और एक जगह से निकल जाए। In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures like that allowed the water to stand and moisten the soil, like the khadins in Jaisalmer and Johaj in other parts of Rajasthan. Mainly जो पानी की scarcity है वो parts of राजस्थान में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राजस्थान में जैसलमेर के लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि एग्रीकल्चरल फीड्स को हमें एक अच्छे उसमें फीड करना है लेकिन हमारे पास पानी नहीं है, तो वो वहाँ पे जहाँ पे पानी बह रहा है वहाँ की पर्टिकुलर सॉइल से उस पानी को सींचते हैं और फिर वहाँ पर उस तरीके के काम करते हैं जिसको खादिन्स बोला जाता है, मॉइस्चर द सॉइल करते हैं जिसको बोला जाता है खादिन इन जैसलमेर एंड जोहाज इन अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, particularly in the summers. तो राजस्थान में वन अदर पार्ट और क्या होता है, जो रेन वाटर होता है उसको इस तरीके से कवर्ड करके स्टोर करके रखते हैं जिसकी वजह से आगे उनको जब लगता है कि पीने का पानी हमको नहीं मिलने वाला है तो ये पानी ही उनके यूज़ में आता है। Rainwater or पालर पानी as commonly referred to these parts is considered the purest form of natural water. Mainly many houses constructed underground rooms. तो underground rooms ऐसे बना के रखते हैं जिसको पालर पानी भी बोला जाता है, मेनली जो क्या करते हैं अंडर वाटर स्टोर करके रखते हैं वाटर को, ठीक है। So here this completes your chapter. Next lecture में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं. Thank you so much.